Hello everyone, a very good morning to all of you. वेलकम टू डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। आज की हमारी क्वेश्चन सीरीज रहेगी 13 जून 2023 की शिफ्ट सेकंड की हमारी सीरीज रहेगी। आज के क्वेश्चन के अंदर हम करेंगे जो प्रीवियस ईयर के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे 13 जून 2023 के अंदर। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इज पब्लिश बाय द यूएनडीपी। यूएनडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। द एचडीआई, एचडीआई का मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है। इट्स समरी मेजर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इट मेजर द एवरेज अचीवमेंट ऑफ कंट्री थ्री बेसिक डायमेंशन। कौन से आपके थ्री बेसिक डायमेंशन होते हैं जिससे कि आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो प्रिपेयर किया जाता है या बनाया जाता है? कौन कौन से बेसिक डायमेंशन होते हैं उसको हम इंक्लूड करते हैं? आपको ऑप्शन दिया हुआ है। नंबर 1 इज अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इनकम एंड ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन एंड हेल्थ। नेक्स्ट देखिए, थर्ड ऑप्शन आपको क्या दिया गया है? थर्ड ऑप्शन के अंदर दिया गया हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एंड फोर्थ ऑप्शन इज अ पावर्टी, हेल्थ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर थर्ड, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 इज इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, यानी कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेड रिस्ट्रिक्शन और ऑफर हैज बीन अलो एंड जस्टिफाइड टू काउंटरैक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डंपिंग प्रैक्टिसेस, यानी कौन सी जो डंपिंग प्रैक्टिसेस है वो अडॉप्ट की जाती है? प्रेसिडेंट डंपिंग, नेक्स्ट आपकी स्पोरेडिक डंपिंग, नेक्स्ट आपका प्रेडेटरी डंपिंग एंड रिवर्स डंपिंग। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्रेडेटरी डंपिंग। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू लीड एन एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का मतलब होता है वैल्यू बढ़ना, एक होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है वैल्यू कम होना, एप्रिसिएशन का मतलब होता है वैल्यू इंक्रीज होना। यहाँ पर कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं कि आपके जो कंट्री की जो करेंसी है उसकी वैल्यू एप्रिशिएट कब होती है। तो आपको यहाँ से करेक्ट जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनको सिलेक्ट करके बताना है। ऑप्शन के अंदर क्या क्या दिया गया है? हाइयर रियल इंटरेस्ट रेट, हाइयर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, लोअर इन्फ्लेशन, हाइयर इन्फ्लेशन, लार्ज करंट अकाउंट डेफिसिट। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए और सी, हाइयर रियल इंटरेस्ट रेट और आपका लोअर इन्फ्लेशन। तो आपकी जो कंट्री की जो करेंसी है वो क्या होगी? एप्रिशिएट होगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 इज, क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करेंगे। एटी कर्नेले फॉरेन पॉलिसी ग्लोबलाइजेशन इंडेक्स 2007 इज अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क टू मेजर ग्लोबलाइजेशन, यानी कि ग्लोबलाइजेशन को मेजर किया जाता है। एंड इट इज बेस्ड ऑन इन 12 वेरिएबल ग्रुप इनटू विच ऑफ 4 बास्केट, यानी कि 4 बास्केट के अंदर 12 वेरिएबल को डिवाइड किया गया है। वो आपकी 4 बास्केट कौन सी है, यहाँ से आपको पता करना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन बनेगा, पर्सनल इंटीग्रेशन, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन। इन 4 बास्केट्स के अंदर डिवाइड किया गया है 12 वेरिएबल के बेस पर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फिर फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, सीक्वेंस द कंडक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रेड नेगोशिएशन एंड फैसिलिटेशन राउंड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर आपको अरेंज करना है कि कौन सा जो राउंड है वो पहले आया, कौन सा जो राउंड है वो बाद में आया है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे डिटेल आपकी एक्सप्लेनेशन दे दी गई है कि कौन कौन सा राउंड है वो कब आया था। तो आपका जो फर्स्ट राउंड है वो था आपका जनेवा, यानी कि वो आया था अप्रैल 1947। नेक्स्ट है एन से, ये आया था आपका अप्रैल 1949। नेक्स्ट है ट्रिको, ये आया था आपका सितंबर 1950। फिर जनेवा दोबारा से आया था, ये आया था फिर दोबारा से जैन 1956। फिर फिफ्थ पे डिलन, ये आया था सितंबर 1966 पे आएगा कैंडिनियन, मई 1964। फिर आपका सेवंथ नंबर पे टोक्यो सितंबर 1973, उरुग्वे राउंड सितंबर 1986, दोहा राउंड नवंबर 2001। तो यहाँ पर आपको अरेंज करना है, आपको यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 पर आएगा यहाँ पे जेनेवा राउंड, जेनेवा राउंड आएगा। नंबर 2 पे आएगा आपका कैनेडियन राउंड आएगा। नंबर 3 पे फिर आएगा यहाँ पे
टोक्यो राउंड, फिर फोर्थ पे आ जाएगा उरुग्वे राउंड और फिफ्थ पे आ जाएगा दोहा राउंड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अरेंज करना है। यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, यहाँ से भी अरेंज आपसे किया जा अरेंज के बारे में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने आपको डिटेल लिखा दिया, जो आपके 9 के जो 9 राउंड है वो यहाँ पर डिटेल आपको मिल जाएगी। ठीक है, अपने नोट्स के अंदर राइट डाउन कर लेना, ताकि आपके लिए इन फ्यूचर कोई एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बने तो वहां से भी आप सॉल्व कर सको। देन नेक्स्ट देखिए, 6th क्वेश्चन इज the problem of persistent current account deficit can avoid by pursuing which of the following, यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको आप किस तरीके से अवॉइड कर सकते हो। ऑप्शन दिए गए हैं, इंक्रीजिंग सेविंग, कंट्रोलिंग फिजिकल डेफिसिट, डिवेल्युएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। नेक्स्ट है आपका कटलिंग प्रोडक्टिविटी, रिड्यूस डिपेंडेंसी इन कॉस्टली एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी, सी और ई। बी के अंदर क्या दिया गया है, फिक्सल जो आपकी फिजिकल डेफिसिट होता है उसको कंट्रोल करके, डोमेस्टिक करेंसी का डिवेल्युएशन करके, एंड रिड्यूस डिपेंडेंसी इन कोस्ट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग। जो एक्सटर्नल कमर्शियल जो बोरोविंग है उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं वो रिड्यूस करके आप क्या कर सकते हो, करंट अकाउंट डेफिसिट को कम कर सकते हो या फिर उसको अवॉइड कर सकते हो, जो भी प्रॉब्लम उससे होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7th क्वेश्चन इज, 7th क्वेश्चन की हम बात करते हैं, द पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ एफडीआई टू होस्ट कंट्री, यानी कि जो एफडीआई का होस्ट कंट्री को क्या बेनिफिट होगा, कौन कौन से आपको ऑप्शन दिए गए हैं। इसके अंदर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, एक्सेस टू सुपीरियर टेक्नोलॉजी एंड इंक्रीज कंपटीशन, बिल्कुल सही है। आपकी सुपीरियर जो टेक्नोलॉजी उसको एक्सेस कर पाएंगे और आपका जो कंपटीशन है वो भी इंक्रीज होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं, क्योंकि होस्ट कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इसके अंदर ये बेनिफिट तो नहीं होगा। आपके मेन इंपॉर्टेंट बेनिफिट पूछे गए हैं यहाँ पे, इंक्रीज इन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है वो तो इंक्रीज होगी। ब्रीजिंग होस्ट कंट्री फॉरेन एक्सचेंज गैप, ब्रीजिंग का काम करेगा, तो ये भी आपका करेक्ट रहेगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ए, सी और डी, यानी कि जो डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर बनेगा। देन नेक्स्ट देखिए, देखिए 8th क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 8th क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया गया है, 8th क्वेश्चन के अंदर आपको इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज दी गई है और आपको थ्योरी प्रोपाउंडर पूछे गए हैं। ये तो आपका बहुत रिपीटेशन पर क्वेश्चन आता है और आपसे जो भी आपका एग्जाम होगा उससे कंफर्म पूछा जाएगा कि कौन सी जो थ्योरी है वो किस ऑथर के द्वारा दी गई है। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको तो चाहे आप रट लेना। और जो भी सिलेबस करवा रखा है, जो भी ऐप के अंदर आपको सिलेबस मिलेगा वहां पर हमने थ्योरीज का डिटेल से लेक्चर बना रखा है। एक एक थ्योरी को अलग अलग से डिफाइन कर रखा है कि किस थ्योरी के अंदर क्या क्या आपको दिया गया है, किस तरीके से इंट्रोड्यूस की क्या अजम्पशन है। ठीक है, उस तरीके से। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है, फैक्टर इंडोर्समेंट थ्योरी, फैक्टर इंडोर्समेंट थ्योरी दी गई है हिक्स एंड ओलिन के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट देखिए, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं फिर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपकी थ्योरी है वो आपकी दी गई है रेमंड वर्नम के द्वारा। अब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी ऑब्वियसली एडम स्मिथ के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी, ये आपकी माइकल पोर्टर के द्वारा दी गई है। तो यहाँ पर जो बी जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 9 इज, Question number 9 is, which of the following economic narrative relates the trade between two countries, यानी कि जो भी दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड हो रहा है तो साइन ऑफ देयर इकोनॉमिक्स, यानी कि वो क्या है, कौन से इकोनॉमिक्स का साइन है। तो यहाँ पर पूछा गया है आपको कि किसके कंटेक्स्ट में है, फ्लिप करव के कंटेक्स्ट में है, फिशर इफेक्ट, कूंज नेट इफेक्ट एंड ग्रेविटी मॉडल। ठीक है, तो ये आपका आएगा किसके रिलेट में आएगा, ये आएगा ग्रेविटी मॉडल के रिलेट में आएगा, कि जहां पर ट्रेड हो रहा है टू कंट्रीज के बीच में टू साइन ऑफ देयर इकोनॉमी, यानी कि वो उनकी इकोनॉमी को शो कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 इज, which of the following drive growth of international business in digitally interconnected world, यानी कि जो इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर ग्रोथ हुई है उसके अंदर डिजिटली जो इंटरकनेक्शन हुआ है, डिजिटली इंटरकनेक्शन हो रखा है ना। ठीक है, आजकल हम जो इंटरनेट के थ्रू हम बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है इसके बारे में।
कौन कौन से ड्राइव्स है, ठीक है, ग्रोथ के कौन कौन से ड्राइव्स है आपके जो इंटरनेशनल बिजनेस की ग्रोथ के लिए डिजिटल इंटरकनेक्शन के रिगार्डिंग। नंबर वन इज अ स्ट्रॉन्ग कंजप्शन इन अ ग्लोबल साउथ, यानी कि स्ट्रॉन्ग कंजप्शन है, ज्यादा कंजप्शन है। नेक्स्ट डायनेमिक एक्सचेंज इंटरेस्ट एंड इन्फ्लेशन रेट, ये नहीं आएगा। फॉर्मुलेशन ऑफ ट्रेड प्रोमोटिंग रीजनल ग्रुप, यानी कि फॉर्मुलेट करना ट्रेड प्रोमोटिंग रीजनल जो ग्रुप है उनको फॉर्मुलेट करना, उन वहां पर भी अपने जो बिजनेस के बारे में इंट्रोड्यूस करना। रेगुलेटिंग कैपिटल एंड पोर्टफोलियो फ्लो, डेमोग्राफिक डिवाइड एंड लो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, अगर आप बल्क में बनाओगे, ज्यादा बनाओगे, तो वहां पर आपकी जो कॉस्ट है वो क्या आएगी, पर यूनिट कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा ए, सी और ई, यानी कि जो डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। देन नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर एट्रीब्यूटेड टू वीकिंग ऑफ इंडियन रुपीज, यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स का एट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन है कि जहां पर आपका जो इंडियन रुपी है वो वीक है। रुपी पेमेंट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, वो तो स्ट्रॉन्ग होगा अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं तो। राइजिंग कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट, यानी कि जो कॉस्ट है वो ज्यादा हो रखी है इंपोर्ट की, यानी कि हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए इंपोर्ट से, तब हम क्या रहेंगे, स्ट्रोंग रहेंगे, क्योंकि इंपोर्ट क्योंकि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, इंपोर्ट कम होना चाहिए। तो यहाँ पर वीक कैसे है, यानी कि राइजिंग है कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट की, वाइडिंग ट्रेड डेफिसिट के कारण, ओपनिंग आर रूपी वेस्ट्रो अकाउंट, एक होता है आपका नेस्ट्रो अकाउंट होता है, वेस्टर अकाउंट होता है और लूरो अकाउंट होता है। तो यहाँ पर दिया गया है आपका ओपनिंग ऑफ रूपी वेस्ट्रो अकाउंट। वेस्ट्रो अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, देखिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, आप भी राइट डाउन कर लेना। इट इज लोकल होम करेंसी अकाउंट मेंटेन बाय फॉरेन बैंक, एक लोकल आपका होम करेंसी अकाउंट होता है जो कि फॉरेन बैंक के द्वारा मेंटेन किया जाता है विद अ डोमेस्टिक बैंक, जैसे कि फॉरेन बैंक के पास हमारे जो एसबीआई है उसका अकाउंट होता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर करेक्ट आंसर डी ऑप्शन बनेगा, बी, सी और डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए फिर, क्वेश्चन नंबर सेकंड इज साफ्टा, फुल फॉर्म क्या होती है, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, पेपर के अंदर पूछा जा सकता है, फुल फॉर्म लर्न कर लेना। कैटेगराइज मेंबर एज नॉन लिस्ट डेवलप्ड कॉन्ट्रैक्शन स्टेट एंड लिस्ट डेवलप्ड कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, आइडेंटिफाई नॉन लिस्ट डेवलप्ड कॉन्ट्रैक्शन स्टेट फ्रॉम द फॉलोइंग, कौन से हैं आपके आइडेंटिफाई करना है आपको यहाँ से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका करेक्ट आंसर बनेगा, श्रीलंका, इंडिया और पाकिस्तान। देन नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर थ्री इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन फॉर सब्सटीट्यूशन, यानी कि क्या रीजन है कि सब्सटीट्यूशन है डोमेस्टिक एंड एमएनसीज गुड्स, जो डोमेस्टिक गुड्स होते हैं और जो एमएनसीज के गुड्स होते हैं दोनों क्या है, सब्सटीट्यूशन है। क्या रीजन है, एक होता है आपका सब्सटीट्यूशन गुड्स, एक होता है आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्सटीट्यूशन गुड्स वो गुड्स होते हैं यानी कि जो कि अ, यानी कि एक गुड्स की जगह पे हम दूसरी गुड्स का यूज कर सकते हैं। और जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि एक दूसरे के बिना पूरे नहीं होते हैं, यानी कि पूरक हम जिसको बोलते हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा होता है। मान लीजिए कार हो गया, पेट्रोल हो गया, पेट्रोल होगा तो ही आपकी क्या कार चलेगी ना रोड पे, ठीक है। और अगर पेट्रोल है, अगर मान लीजिए कि कार है आपके पास, तो आपको क्या होना चाहिए, आपके पास पेट्रोल भी होना चाहिए। अगर पेट्रोल है तो आपके पास कार भी होनी चाहिए, ठीक है, यानी कोई भी व्हीकल भी होना चाहिए, लगा सकते हो। तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। यहाँ पर हमें रीजन बताना है सब्स्टिट्यूशन के गुड्स का, हमें रीजन बताना है बिटवीन द डोमेस्टिक एंड एमएनसीज गुड्स में। इंक्रीज नॉलेज ऑफ फॉरेन प्रोडक्ट ड्यू टू इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन, यानी कि नॉलेज इंक्रीज होती है फॉरेन प्रोडक्ट के रिगार्डिंग भी, जैसे ही आपका इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन का रेवोल्यूशन होता है, यानी कि एक्सचेंज होता है, आप इस तरीके से बोल सकते हो। नो नीड टू कंडक्ट एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, ऐसा नहीं है, एडवर्टाइजमेंट वगैरह तो चलती है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हैव बीन फॉलन इज वेरी लो फॉर मोस्ट प्रोडक्ट, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो क्या हो रखी है, बहुत ही लो हो रखी है। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्शन इंटरनेशनल ट्रेवल, नहीं। टेस्ट एंड कंसिस्टेंट एट ग्लोबल लेवल, ये भी नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए फिर, यहाँ पर जो आंसर बनेगा करेक्ट वो बनेगा आपका ए ऑप्शन, यानी कि ए और सी। नेक्स्ट देखिए फिर,
यहाँ पर जो क्वेश्चन ही आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के अंदर, अगर आप कंटेंट को पढ़ते हो तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि कंटेंट को पढ़ना देखिए जरूरी होता है। कंटेंट के पढ़े बिना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। और अगर आपने कंटेंट पढ़ रखा है या जिन स्टूडेंट्स ने कोर्स के अंदर इनरोल कर रखा है, वो स्टूडेंट इजीली इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे होंगे। ठीक है, या धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे टाइम टू टाइम, तो आपको सॉल्व करना आ जाएगा। हम सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। अभी हम लेटेस्ट के क्वेश्चन कर रहे हैं जो 2023 के अंदर आपके पेपर के अंदर आए हुए हैं, वो हम क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हम सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे, जहां से आपके कंसेप्ट की भी क्लियरिटी होगी और आपको ये भी पता चलेगा कि किस किस टॉपिक के अंदर से क्वेश्चन आए हुए हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या बताया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलीवेंट इन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के रिगार्डिंग क्या रिलीवेंट चीजें हैं या फिर बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, मोस्ट इनोवेशन आर इंक्रीमेंटल, जो बहुत सारे जो इनोवेशन होते हैं वो इंक्रीमेंटल होते हैं। ठीक है, यानी कि वन बाय वन इंक्रीज, यानी कुछ ना कुछ आप एडिशन करोगे ना उसके अंदर। ठीक है, कोई भी नया इनोवेशन करोगे। मोस्ट इनोवेशन इन्वॉल्व द कमर्शियल यूटिलाइजेशन ऑफ द आइडिया, आप आइडिया को क्या कर रहे हो, यूटिलाइज कर रहे हो। इनोवेशन कैन नॉट बी एक्सप्लेन विद आइसोकॉर्ड, ये नहीं आएगा। नेक्स्ट आपका इंट्रोडक्शन ऑफ इनोवेशन नॉट स्टिमुलेटेड बाय स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक रेलेवेंसी एंड जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन, ये भी नहीं आएगा। द रिस्क इन इंट्रोड्यूसिंग इनोवेशन इज यूजली हाई, यानी कि जो भी आप इनोवेशन करते हो उसके अंदर रिस्क हाई होता है कि वो आपका चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता, कहीं ना कहीं उसके अंदर रिस्क जो है वो इन्वॉल्व होता है। तो टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग आपका जैसे कि ए और बी तो आएगा ही आएगा, तो यहाँ से ए और बी सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर दिया गया है। अब ई और सी में से देख लीजिए, सी तो आ नहीं सकता ना। ठीक है, सी तो आ नहीं सकता, तो यहाँ पर ई जो है वो आपका बन सकता है कि जो आपके इंट्रोड्यूस कोई भी इनोवेशन करते हो तो वहां पर रिस्क आपका ज्यादा रहता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन बन जाएगा, ए बी और ई। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि आपको जहां पे आप कंफर्म हो वहां पर आप ऑप्शन चेक कर लीजिए, और जहां पर आपको डाउट हो फिर दोबारा से आप चेक कर लीजिए। देन नेक्स्ट देखिए फिफ्थ क्वेश्चन। Fifth question is arrange the following round for multilateral trade negotiation under GATT या WTO in a chronological order। यहाँ पर भी chronological order के अंदर आपको अरेंज करना है, वही पीछे वाला ये क्वेश्चन है आपका रिपीटेड है अलग सेट के अंदर। तो यहाँ पर आपको पहले आ जाएगा आपका एनएनसी आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा फिर टर्क्यू आ जाएगा, नेक्स्ट देखिए फिर आपका थर्ड पे आपका कैनेडियन आ जाएगा, फोर्थ पे टोक्यो एंड फिफ्थ पे दोहा। Sixth question is in international commercial term, identify the one under which the delivery of goods to the named place of destination take place at seller expenses. Buyer assume the cargo insurance, import custom clearance, payment of custom duty tax and other cost and risk। वो assume करके चलते हैं कि ये सारी जो cost है वो ये सारी जो कोस्ट है वो पे अप की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूछा गया है, यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, कि किसके अंडर आता है ये सब, जब आप डिलीवरी करते हो किसी भी गुड्स के रिगार्डिंग। ठीक है, तो वो आ जाता है आपका कैरेज पेड टू, CPT। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट देखिए सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन के अंदर आपको नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी दी गई है और एफडीआई परमिटेड पूछा गया है अंडर ऑटोमेटिक रूट के अंदर। नंबर 1 इज अ ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, तो ये आपका प्रोहिबिटेड है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन जाता है मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेगा वो बनता है इसी तरीके से बनता है, अलग अलग आपको नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी पूछ ली जाती है और फिर आपसे लिमिट पूछी जाती है। तो यहाँ पे नंबर 1 का तो प्रोहिबिटेड रहेगा। फिर मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग का 51% ऑटोमेटिक रहेगा, यानी कि आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सैटेलाइट एस्टेब्लिश एंड ऑपरेशन के लिए 100% रहेगा। पेट्रोलियम रिफाइनरी के लिए आपका रहेगा 49%, यानी कि 49% तक आप ऑटोमेटिकली क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर आप इससे ज्यादा करना चाहते हो, एफडीआई करना चाहते हो, तो आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर foreign direct investment, it is argued that location in question attract FDI, यानी कि जो foreign direct investment है उसके अंदर हम क्या
पढ़ते हैं कि कुछ ऐसी लोकेशन या जो अट्रैक्ट करती है एफडीआई को, क्यों अट्रैक्ट करती है? क्योंकि यूनिक एडवांटेज होता है, किसी ना किसी प्लेस पे यूनिक एडवांटेज होता है, तभी तो वहां पे जाके इन्वेस्टमेंट की जाती है। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, कौन कौन सी जो कंडीशन होती है जिसके आपके यूनिक एडवांटेज होते हैं? इंटरनेशनलाइजेशन एडवांटेज, ये तो होता है इंटरनेशनलाइजेशन कि आपका जो प्रोडक्ट है वो बल्क में बनेगा, अच्छा बनेगा क्वालिटी वाइज, तो आप इंटरनेशनल भी आप डील कर पाओगे। नेक्स्ट है फर्स्ट मूवर एडवांटेज, नहीं। नॉलेज एडवांटेज, नहीं। ओनरशिप एडवांटेज, यानी कि आप क्या कर रहे हो, ओनरशिप पर्पज के लिए एफडीआई कर रहे हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लोकेशन एडवांटेज, लोकेशन का एडवांटेज तो होएगा नहीं, तब भी लोकेशन को देख के ही तो आप एफडीआई कर रहे हो। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा ई ए डी, यानी कि जो बी ऑप्शन है दैट इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे देख लीजिए कि ए और आपका ई है वो तो आपका बिल्कुल करेक्ट है, ए और ई तो आपका बिल्कुल करेक्ट है, ए और ई यहाँ पर भी दिया गया है। फिर आपको सी और डी में से आपको सेलेक्ट करना है, सी और डी में से। तो ओनरशिप पर्पज के लिए हम करते हैं मोस्टली एफडीआई। नेक्स्ट देखिए फिर नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, नाइन्थ क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है आपसे? नाइन्थ क्वेश्चन इज डैश एज डिफाइन एज, यहाँ पर क्या आएगा आपका, डैश दिया गया है, डिफाइन एज अंडर दैट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, किसके अंडर? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर, इम्प्लीमेंटेड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ये भी आपका एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि किसके द्वारा इम्प्लीमेंट है वो किया जाता है, तो याद रखना डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड has main aim to mentor new and potential on the intricacies of foreign trade through counseling, training, and outreach program so that they can get into internationalize इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि आप इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते हो। तो कौन सा है जो डिफाइन कर रहा है इस स्कीम को? तो वो डिफाइन कर रहा है निर्यात बिंदु स्कीम। तो यहाँ पर जो बी जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। देन क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या पूछा गया है? द एक्सपोर्टिंग फर्म इज टर्म्ड राइडर। एक्सपोर्टिंग फर्म क्या होती है आपकी? राइडर होती है, राइडर का मतलब सवार। ठीक है, वेयर एज अदर फॉर्म, जिसका आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आप यूज कर रहे हो वो फॉर्म कहलाएगी कैरियर, यानी कि वाहक। द फिनोमिना इज नोन एज, यानी कि उस हम फिनोमिना को क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पिगी बैकिंग। क्या बोलते हैं? पिगी बैकिंग। तो यहाँ पर जो सी जो ऑप्शन रहेगा आपका वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन है वो बहुत बार पूछा जाता है, इनकी थ्योरीज के अंदर से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, बार्टर, स्विच ट्रेडिंग, काउंटर ट्रेड। तो ये हमने सारा का सारा वो कोर्स के अंदर कंप्लीट कर रखा है। यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है वो कंफर्म बनता है, तो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहेगा। ठीक है, आप हम और भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर भी आप देख सकते हो, आपको कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा वहां पर भी। ठीक है, अगर क्वेश्चंस के अंदर कुछ इश्यू है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर रहेगा 8708021109। थैंक यू ऑल ऑफ यू।